हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मुझे आशा है बच्चों कि आप सब अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और एक बार फिर मैं डॉक्टर इंदु गोस्वामी आप सभी का अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम अब से पहले जो है अपना पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो आपकी स्पर्श पाठ्य पुस्तक से लिया था वह पढ़ रहे थे। और अपनी पिछली कक्षा में हमने वह पाठ के जो प्रश्नोत्तर कार्य हैं वे कर लिए थे और वह पाठ कंप्लीट हो गया था, पूरा हो गया था। और आज हम अपनी इस कक्षा में बच्चों आपको ये संचयन की बुक लेके आई हूँ मैं। और संचयन की बुक का जो बेटा पहले वाला पाठ है गिल्लू, संस्कृत जो आपकी बुक है जो हिंदी की वह संचयन, उसका पहला पाठ है गिल्लू। आज मैं वह लेकर आई हूँ, ठीक है। आज हम इसको पढ़ेंगे। संचयन की आपके पास सभी के पास ये वाली बुक होगी बेटा, एक बार दिखा रही हूँ मैं, देखिए संचयन की बुक है ये। इसका पाठ 1 जो पृष्ठ संख्या 1 पर ही है, ठीक है, उसे आज हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो कठिन वर्ड्स हैं उसके वह भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बेटा ये जो पाठ है गिल्लू, यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और बच्चों महादेवी वर्मा बहुत ही जानी मानी लेखिका है और ये जो है पशुओं से यानी जानवर जो होते हैं उनसे बहुत प्यार करती थी। इनके कई सारे पाठ हमने ऐसे पढ़ रखे हैं जिसमें इन्होंने किसी न किसी अपने पालतू जानवर के बारे में बात की है। आपको याद दिला दूं बेटा कि हमने अपनी जो पिछली कक्षाएं थी 7th या 8th, उसमें हमने इनका एक पाठ पढ़ा था गौरा, जिसमें एक गाय के बारे में बात की गई थी। और एक और पाठ पढ़ा था बच्चों नीलकंठ, जिसमें नीलकंठ जो है मोर मोरनी का नाम था। नीलकंठ मोर का था और मोरनी का नाम उसमें राधा था। और गोरा एक गाय का नाम था। वह भी महादेवी वर्मा के द्वारा ही लिखे गए पाठ थे, जिसमें इनके पालतू पशुओं का इन्होंने जिक्र किया था। इसी तरह से एक और पाठ ये गिल्लू, ये भी महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है। और गिल्लू इसमें बेटा क्या है, एक गिलहरी के बच्चे का नाम है, एक गिलहरी के बच्चे का नाम है। और मैं यहाँ से आपको धीरे धीरे पढ़ना, एक एक स्टेंजा हम लोग पढ़ेंगे और उसमें आने वाले जो कठिन शब्द है उसे भी मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी और आपको पाठ का सारांश समझाती जाऊंगी। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। देखिए कुछ शब्द इसमें आए हैं, उसे हम लिखते हैं। सोन जूही, सोन जूही, सोन जूही एक प्रकार का बेटा पीला फूल है ना, एक पीले रंग का फूल, ठीक है बच्चों। एक और आया है इसमें अनायास, अनायास अचानक, अचानक, ठीक है। एक और नाम इसमें आया है हरितिमा, हरितिमा हरियाली, हरियाली, ठीक है बच्चों। लघु प्राण एक और आया है, लघु प्राण। लघु प्राण का मतलब क्या है, छोटा जीव, छोटा जीव। तो देखिए बेटा महादेवी जी क्या कह रही हैं इसमें, बताती हैं। एक उन्होंने अपने घर में एक बागीचा बना रखा था, तो उस बगीचे में उनके कई प्रकार के जो है फूलों के पौधे लगे हुए थे। उन्हीं में से एक सोन जूही का पौधा भी लगा हुआ था। एक दिन वह उसके पास खड़ी होती हैं और अचानक उन्हें उसके पास जाते ही अचानक उन्हें एक छोटे से जीव का ख्याल आ गया, उनका याद, उनकी स्मरण आ गया, उनको याद आ गया। और वो याद करने लगी कि किस तरह से जो है वह इसकी हरियाली में छिपकर बैठता था और मैं जब आती थी तो झट से मेरे कंधे पर कूदकर
मुझे चौंका देता था। लेकिन जब मैं इस फूल में कलियां देखने के लिए आती थी, लेकिन आज मैं उस लघु प्राणी को ही खोजने के लिए आई हूँ। तो बेटा कौन था वो लघु प्राणी जिसे खोजने के लिए लेखिका आई है? वह लघु प्राणी उनका जो पालतू गिलहरी थी, जिसका नाम उन्होंने गिल्लू रखा था, वही था बच्चों। आगे देखते हैं। वो कहती हैं कि अब तो वह इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने कि वह किस रूप में मुझे चौंकाने के लिए आ जाएगा। यानी कि कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वह उस मिट्टी में मिल गया। हाँ बेटा, वो जीव जो था जिसका नाम उन्होंने गिल्लू रखा था, वह मर चुका है और उसको उन्होंने उस सोन जूही की जड़ में दबा दिया था। लेकिन आज भी उन्हें जब उसकी याद आती है तो वह उसी पौधे के निकट आती है और उन्हें लगता है कि शायद वो किसी रूप में फिर से मुझे यहाँ चौंकाने के लिए आ जाएगा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में जाकर मैंने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुओल जैसा खेल खेल रहे थे। यह काकभूषुंडी भी विचित्र प्राणी है, एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति अवमानित। बेचारे पुरखे न तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी हमारे आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवे और उनके कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। पहले बच्चों हम इसके कुछ अर्थ लिख लेते हैं, जो इसमें अर्थ आए हैं। जैसे कि समादृत, समादृत यानी कि विशेष आदर, विशेष आदर, ठीक है। एक होता है अनादृत, अनादृत यानी तिरस्कार, तिरस्कार, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अवतीर्ण, अवतीर्ण प्रकट होना, प्रकट होना, ठीक है बच्चों। तो कर्कश एक और है बच्चों, कर्कश, कर्कश मीन्स कटु, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कानों में चुभने वाला, ठीक है, कानों को ना भाने वाला। हाँ जी। तो बच्चों इसमें क्या कहा गया है कि लेखिका बताते हैं कि एक दिन जब वह अपने दरवाजे में आती थी, दरवाजे के पास आई तो उन्होंने देखा कि जो है गमले के पास में दो जो कौवे हैं वो छुआ छुएल जैसा, यानी कि ऐसा खेल खेल जैसे बार बार आते थे, छूकर गायब हो जाते थे। तो इस तरह का वो खेल खेल रहे थे और कह रही मैं उनको देखती रही और सोचती रही कि ये भी एक विचित्र प्राणी है। काकभूषुंडी जो है ये समादृत और अनादृत प्राणी है। बच्चों वो जो गिल्लू का बच्चा है वो लेखिका को उस गमले के पास में ही पाया था, जो बेचारा घायल अवस्था में था। ऐसा लगता था कि कौवों की जो चोंच ने उसे घायल कर दिया था और लेखिका न चाहते हुए भी उसको उठा लाई। कई बार लेखिका ने सोचा था कि मैं अब कोई पशु या पक्षी नहीं पालूंगी क्योंकि उसके जाने के बाद मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन वह उस घायल छोटे से जीव को नहीं देख पाई और उसे ले आई थी। और कह रहे कि उन कौवों को देखकर उन्हें लगा कि काकभूषुंडी भी एक अजीब प्राणी है। काकभूषुंडी भी बच्चा कौवों के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो कह रहे कि समादृत और अनादृत प्राणी, यानी देखिए समादृत में विशेष आदर पाने वाले मैंने अभी बताया है और अनादृत में तिरस्कार पाने वाले। तो बच्चों सोचिए एक ही जीव कैसे हो सकता है कि आदर भी पाए और तिरस्कार भी पाए, लेकिन कौवों के साथ ये है। बेटा हिंदू मान्यता के अनुसार
कौवे जो है हमारे पूर्वजों के प्रतीक माने जाते हैं। और पितृपक्ष जो होता है, जिन्हें हम श्राद्ध भी कहते हैं बच्चों, तो उन पितृपक्ष में कौवों को जो है अपने पूर्वजों का प्रतीक मानकर हम लोग उन्हें खाना खिलाते हैं। और ये माना जाता है कि यदि वह अच्छे से खा लेते हैं तो लगता है कि वह खाना पितरों तक पहुंच गया। तो इस कारण से तो वह समादृत है, सम्मान पाने लायक है। लेकिन जो उनका कटु कर्कश स्वर है, जिसकी वजह से वह अवमानना के पात्र बन जाते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। एक तो काला रूप, ऊपर से कर्कश बोल, तो उस कारण जो है वह सबकी दृष्टि में खटकते रहते हैं, अवमानना के प्रतीक बनते हैं और उस कारण से उनका तिरस्कार होता है। कोई उन्हें अपने यहाँ बैठकर बोलने नहीं देता है और भगाता है उनको, इस कारण उनका तिरस्कार होता है। तो एक ही प्राणी दोनों तरीकों से उनके लिए प्रयोग किया गया है शब्द कि समादृत भी होते हैं और अनादृत भी होते हैं। कह रहे कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ गई जब गमले में की दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था और अब कोए जिसे अपना सुलभ आहार खोज रहे थे। बच्चों, मैंने बताया कि वही गमले के पास उन्हें वह छोटा सा गिलहरी का बच्चा मिला जो घायल सी अवस्था में था। लगता था कि शायद कहीं घोंसले में से किसी ने चोंच मार मार कर उसे गिरा दिया हो और अब कोए जो है उसे खाने के लिए तत्पर थे। कह रहे उन दोनों जो कोए थे उनकी चोंचों के निशान उस पर अभी भी थे। कह रहे मैंने सोचा कि इसे ना उठाऊं, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना और मैं उस लघु प्राणी को उठाकर घर पर ले आई, यानी अपने कमरे में ले आई। और फिर मैंने होले से धीरे धीरे जो उसके जख्म थे बच्चों, उस जख्म को रुई से साफ किया। लेखिका ने उसके जख्मों को जो है रुई से साफ किया और उस पर पेंसिलीन का मलहम, पेंसिलीन एक ट्यूब का नाम है बच्चों, वो ट्यूब जो है उसके घावों पर उसने लगाई और उसका उपचार किया। छोटा सा था बहुत, तो उसने सोचा कि इसे कुछ पिला दूं। बहुत छोटा था, दूध पिलाने की सोची, चम्मच कटोरी से तो नहीं पी पाया वो, लेकिन क्या किया लेखिका ने कि एक रुई की बत्ती बनाई और उसे दूध में भिगोकर वो उसके मुंह में लगा दी ताकि वो उसे चूस चूस कर वो दूध पी ले। लेकिन कह रहे कि वो दूध भी वह ना पी सका, उसके मुख से दोनों तरफ से वो दूध की धार जो बूंदे हैं वो बाहर निकल गई। कह रहे कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, लेकिन इतना अस्वस्थ हो गया था कि उसने मेरी उंगली अपने दो नन्हे से पंजों से पकड़ी और अपनी नीली कांच की मोतियों जैसी आंखें इधर उधर घुमाकर देखा। यानी कि थोड़ा सा उसको होश आ चुका था और उसने थोड़ा इधर उधर जो है देखने लगा और लेखिका की जो है उंगली को उसने अपने नन्हे से पंजों से पकड़ा। बेटा, इसमें एक वर्ड आया है आपका आश्वस्त। आश्वस्त है ना, आश्वस्त। अर्थ क्या होगा इसका बच्चों? इसका अर्थ होगा निश्चिंत। निश्चिंत। तो कह रहे कि उन्होंने जो है यानी गिल्लू ने जो है मेरी उंगली पकड़कर और इधर उधर अपने कांच मोतियों जैसी आंखों को घुमाकर देखा। कह रहे 3-4 महीने में उसके छोटे छोटे स्निग्ध से यानी चिकने से जो है रोए निकल गए और झब्बेदार उसकी पूंछ हो गई। आपने देखा होगा बच्चों, गिलहरियों की जो पूंछ होती है बहुत ही गुच्छेदार होती है, यानी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, बहुत हैवी सी होती है बच्चों। तो ऐसी उसकी पूंछ निकल गई। मैंने सोचा कि इसको कुछ नाम दे दिया जाए और मैंने उसको एक प्यारा सा नाम दिया, क्या? गिल्लू। लेखिका ने उसका नाम रखा गिल्लू और वह उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगी। कुछ ही दिन में जो है वो गिल्लू भी इस नाम का अभ्यस्त हो चुका था, यानी उसे पहचान पड़ गई थी कि ये मेरे को ही पुकारा जा रहा है, मुझे ही गिल्लू कहकर बुलाया जा रहा है। और जैसे ही लेखिका उसका नाम पुकारती थी कि वो फटाक से कूद कर जो है वो लेखिका के सामने आ जाता था। यही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। कह रहे 2 वर्ष तक जो है गिल्लू का घर मेरा ही कमरा रहा। वह स्वयं हिलाकर
अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनको जैसी आंखों को कमरे के भीतर घुमाता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। कह रहे कि जब भी मैं लिखने बैठती, लेखिका बता रही है बच्चों कि लेखिका लेख लिखा करती थी, तो कहीं जब भी मैं लिखने बैठती थी तो वह मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसमें इतनी इच्छा होती थी कि वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत जरूर करता था कि मैं जिस काम को कर रही हूँ उससे मेरा ध्यान उसकी तरफ जाए, यानी कि लेखिका की वह अटेंशन लेना चाहता था, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था। तो क्या करता था इस काम के लिए बेटा, वो क्या करता था, लेखिका बता रही है कि वह फटाक से मेरे पैर तक आता और सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता, और उसका दौड़ने का ये क्रम तब तक चलता रहता जब तक कि मैं अपनी जगह से उठकर उसे पकड़ ना लूं। यानी कि वो फटाक से पर्दे पे चढ़ता उतरता है ना, इधर उधर दौड़ता भागता ताकि लेखिका उसको देखे और उसको पकड़े। कभी कभी तो मैं गिल्लू को पकड़कर अपने पास एक लंबे से लिफाफे में डालकर अपनी टेबल पर रख लिया करती थी, यानी पूंछ वाला हिस्सा लिफाफे में डाल दिया और मुंह जो है उसका वो ऊपर को निकला रहा ताकि वो कहीं भाग ना पाए, उछलकर इधर उधर ना जा पाए। और कह रहे घंटों तक वो मेज पर मेरे पास इसी तरीके से लिफाफे में बैठा रहता और अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। कह भूख लगने पर वो चिक चिक करके मुझे सूचना देता। जब उसे भूख लगती थी बेटा तब वह कह रहे कि मुझे वो चिक चिक करके बोलता था ताकि मुझे पता चले कि इसको भूख लग रही है और मैं उसे कुछ खाने के लिए दे देती थी। कोई बिस्कुट दे दिया या कोई काजू दे दिया। काजू उसका बड़ा ही पसंदीदा भोजन था, खाद्य था मतलब। कह रहे फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया और गिल्लू के जीवन में बेटा पहला बसंत आया। वसंत ऋतु आई, चारों तरफ हरियाली छा गई और बाहर भी जो है बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल गए और फूलों पे जो छोटे छोटे पशु पक्षी चहचहाने लगे। और गिल्लू जो कि कमरे के अंदर था, अब बाहर जब पक्षी पशु छोटे छोटे आ गए थे तो वह वहां पे पक्षी जो है उस कमरे की खिड़की पर आकर चहचहाते थे। गिलहरियां भी आ जाती थी जिसे देखने के लिए गिल्लू जो है वह खिड़की पर आ जाया करता था। लेखिका ने भी एक दिन ये चीज देखी और उसे लगा कि जो गिल्लू है अब उसे मुझे आजाद कर देना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसे भी इस बाहर की हवा में जाने का उसका मन करता है, तो मैं उसे इस तरीके से एक कमरे में कैद करके नहीं रख सकती। उसे भी अब अपनी उम्र के अन्य छोटे छोटे जीव जंतु के साथ खेलना का मन करता है, तो मुझे उसे बाहर जाने देना चाहिए। और ये सोचकर लेखिका ने क्या किया बेटा कि अपने कमरे में जो उनकी खिड़की लगी हुई थी उस खिड़की पर जाली थी, उन्होंने जाली का एक कोना काट कर उसे मोड़ दिया, यानी कि वहां एक जगह बना दी उस खिड़की में ताकि वहां से गिल्लू बाहर जा सके। और वो उसके लिए एक ऐसी जगह बना दी जिससे वो बाहर आना जाना अपना करता रहे। फिर आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर यह कमरा बंद रहता था, क्योंकि लेखिका कमरे में बेटा बहुत से जरूरी कागजात होते थे, तो इसलिए वह अपने कमरे को बंद करके ही बाहर जाती थी। कह रहे लेकिन वैसे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया तो मैंने भीतर पैर रखा तो देखा कि गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर के पास आ जाता और फिर से वही दौड़ लगाने लगता। होता क्या था बेटा कि जब लेखिका तो अपने कॉलेज चली जाती थी, ठीक है, और पीछे से जो गिल्लू है उस जो खिड़की का एक छोटा सा कोना खोला था लेखिका ने, उससे वह बाहर चला जाता। लेकिन उसे इतना अभ्यास था, उसे यह पता था कि कब लेखिका आती है, तो उसके आने के तुरंत बाद वह फटाक से कमरे में आ जाता था और लेखिका के पास आकर फिर से अपने उसी नित्य क्रम में जो दौड़ना भागना में लग जाता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की से बाहर जाता और गिलहरियों के झुंड का नेता बन जाता और हरी डाल पर पूरे दिन उछलता कूदता। और ठीक 4 बजे वे खिड़की से भीतर आकर अपने जो एक झूला बना दिया था, लेकिन एक छोटी सी टोकरी में चारों तरफ रस्सी बांध के उसे कमरे में एक जगह टांग दिया उसको, जिसमें वह बैठता था। तो कह रहे हैं कि वह उसका झूला बना दिया गया था और उसी में वह आता था और बाहर चला जाता था, फिर से उसी में आ जाता था। कह रहे हैं कि
मुझे चौंकाने की उसमें बहुत इच्छा उत्पन्न हो गई थी। यानी वह जब भी देखो मुझे चौंकाने में लगा रहता था। कभी फूलदान के पीछे छिप जाता, तो कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता, और कभी सोनजूही की पत्तियों में। और जब मैं उसे ढूंढती, इधर उधर दौड़ती भागती, तो वह फटाक से मेरे सामने आ जाता था। कह रहे मेरे पास और भी बहुत से पशु पक्षी थे बच्चों। लेखिका के पास मैंने आपको बताया था कि उसे पशु पक्षियों को पालने का शौक था, और कह रहे कि गिल्लू के अलावा भी मेरे पास और पशु पक्षी थे, पर उनसे मुझे इतना लगाव नहीं था। परंतु और कोई भी किसी भी और पशु पक्षी को इतना हिम्मत नहीं थी कि वह मेरे पास आकर मेरी थाली में खा सके। लेकिन गिल्लू अपवाद था बच्चों। गिल्लू क्या था? उनमें अपवाद था। जैसे ही लेखिका खाने के लिए टेबल पर बैठती, अपने डाइनिंग टेबल पर आती, तो गिल्लू जो है फटाक से वहां आ जाता और कह रहे बड़ी सफाई से मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर खाता रहता। कह रहे मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अलग खाना सिखाया, अपने पास बैठकर उसे खाना सिखाया। और काजू जो है बेटा उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था, सबसे प्रिय था उसको काजू। तो कह रहे कि मैं नित्य जो है उसके झूले में 2-4 काजू रख दिया करती थी, जिससे वह उसे अपने खाता रहे, और कहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा पानी, जिसे वह आकर पी ले। कह रहे उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। एक बार लेखिका को क्या होता है बेटा, एक मोटर दुर्घटना में उनको चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, और उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। और जब वह बाहर आती हैं, वहां से मतलब अपने घर आती हैं, मतलब तो दरवाजा खोलती हैं। उन्होंने वहां पे जैसे पड़ोसी देखने जाते हैं अस्पताल में, उनको भी उनके पड़ोसी देखने गए, तो उन्होंने उनसे कहा कि मेरे कमरे में एक गिल्लू है, तो उसे तुम 2-4 काजू रख दिया करना, वरना वो भूखा रहेगा। तो पड़ोसी जो है नित्य प्रति उसे 2-4 काजू उसके झूले में डाल जाते थे। लेकिन जब लेखिका सही होकर घर पर आई, तो उन्होंने देखा कि गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ा, और किसी दूसरे को देखकर उसने वापस अपने झूले में चला गया। यानी जब तक लेखिका नहीं थी घर में, तब तक वह नहीं उतरता था। लेकिन जब लेखिका आई, तब वह उसने उतरा और उसके पास आकर उसके पैरों से अपनी पूंछ को सहलाने लगा। यानी कि ऐसा कुछ कहने लगा कि मतलब तुम इतने दिन तक कहाँ थी, क्यों नहीं आई, कहाँ थी तुम। कह रहे मेरी अस्वस्थता में वह मेरे तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सर और बालों को इतने होले होले सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। कह रहे कि जब मैं वहां से आई, यानी अस्पताल से जब मैं लौट कर आई बच्चों, तो वह मेरे सिरहाने यानी मेरे पलंग पर मेरे सिरहाने बैठा रहता, और एक परिचारिका सेविका है ना, सेविका, ठीक है बच्चों। और एक और इसमें सब आया था आपका, ये आया था खाद्य का मतलब भोजन। तो कह रहे हैं कि जब लेखिका अस्पताल से घर आई, तो जो है गिल्लू उसके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके बालों को सहलाता रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे जो है एक परिचारिका यानी कि एक सेविका जो है वह मेरी सेवा कर रही है। और उसका जब वो मेरे पास से हटता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई सेविका मेरे पास से हट गई है, और मुझे अकेलापन महसूस होता था। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हम केवल आपके पाठ 5 तक, हमने पाठ 5 तक पूरा किया है, और इससे आगे थोड़ा सा पाठ रह गया है अभी, और इसके प्रश्न उत्तर जो हम अपनी अगली कक्षा में पूरा करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। अगली कक्षा में फिर से हम इसी लेसन को आगे बढ़ाएंगे, अगला कार्य करेंगे। तब तक धन्यवाद बच्चों।